तो हेलो कॉमरेड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। और अभी कुछ टाइम बचा हुआ था, आधे घंटे के आसपास, तो मैंने सोचा कि एक इंग्लिश का पेपर ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम 25 मिनट का वीडियो रहेगा। इसमें हम स्पॉटिंग एरर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्पॉटिंग एरर में आपको पता है कि एरर हमें फाइंड करना है। अगर नो एरर है तो नो एरर मार्क करना है, ठीक है ना। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला है, ही वेंट टू इंग्लैंड टू वर्क एज अ डॉक्टर बट रिटर्न बैक। तो काफ़ी इजी है फ्रेंड्स। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि रिटर्न के साथ कभी बैक यूज़ नहीं होता, ठीक है ना। तो इरर इन पार्ट ऑफ बी, यहाँ पे बैक को एलिमिनेट कर देना है हमें। तो बट रिटर्न, दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड पे चलते हैं। सी इंक्वायर्ड वेदर एनी वन हैज सीन हर बेबी। फिर से पढ़िए। तो पहला अपना रूल मैंने आपको दो रूल बताया है। पहला, आप सेंटेंस को पढ़िए, आपको कोई अब्सर्डनेस लगता है, मतलब कोई बेतुकापन लगता है, तो उसको मार्क करिए, ठीक है ना। दूसरा दूसरा तरीका क्या है, ब्रेकिंग मेथड फॉलो कर सकते हैं, ब्रेकिंग रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने पहले पढ़ा, सी इंक्वायर्ड वेदर एनी वन हैज सीन हर बेबी। कोई अब्सर्डनेस नहीं लग रहा है। हम इसको ब्रेकिंग रूल से ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। सी इंक्वायर्ड पास्ट टेंस है, ठीक है ना। वेदर, क्वेश्चन मार्क है, वेदर मीन्स क्वेश्चन, एनी वन हैज सीन। देखिए, अगर यहाँ पे आप पास्ट टेंस है, आपका सेंटेंस पास्ट में है, तो यहाँ पे भी आप हैज यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। पास्ट टेंस के साथ कभी प्रेजेंट या फ्यूचर यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैड होना चाहिए। तो इरर इन पार्ट ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेन आई वेंट वेन आई वेंट आउटडोर आई फाउंड फ्रॉस्ट एवरीवेयर, ठीक है ना। आप इसको पढ़िए, वेन आई वेंट आउटडोर आई फाउंड फ्रॉस्ट एवरीवेयर। थोड़ा अब्जर्डनेस लगेगा, अब्जर्डनेस आपको कहाँ पे लगेगा, सेंटेंस बी में, तो इसको मार्क करिए। अब देखिए, आउटडोर, व्हेन आई वेंट आउटसाइड होता है कि आउटडोर, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज आउटसाइड। ओके, सो इन प्लेस ऑफ आउटडोर वी शुड यूज आउटसाइड। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए, ठीक है ना। व्हेन आई वेंट आउटसाइड आई फाउंड फ्रॉस्ट एवरीवेयर। यहाँ पे इरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में। अगले सेक्शन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दीज आर हिज कंक्लूजन रिमार्क्स। दीज आर हिज कंक्लूजन रिमार्क्स। अब देखिए, जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको अब्जर्डनेस लगेगा। अब्जर्डनेस मुझे लग रहा है सी पार्ट में, और सी पार्ट में ही इरर है। अब क्या इरर है हम देखते हैं। अब देखिए, अगर कंक्लूजन, यहाँ पे देखिए आपका जो कंक्लूजन है, अगर देखिए, अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने नाउन पढ़ा है, तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि नाउन कैसे कैसे हम किसी वर्ड को नाउन में चेंज करते हैं। तो अगर वर्ड में आई ओ एन लगा हो, ठीक है ना, ओ एन लगा हो, तो ये क्या होता है, नाउन होता है। वर्ड, अब देखिए यहाँ पे रिमार्क्स के साथ क्या, रिमार्क के साथ क्या लगा है, यस लगा है, रिमार्क्स, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो दो नाउन साथ में नहीं यूज करेंगे ना। तो यहाँ पे सी पार्ट में इरर है, तो ये इरर फाइंड करने का तरीका था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द शॉपकीपर आइदर ऑफर्ड टू एक्सचेंज द गुड्स और रिफंड द मनी। द शॉपकीपर आइदर ऑफर्ड टू एक्सचेंज द गुड्स और रिफंड द मनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई अब्जर्डनेस आपको नहीं लगेगा। अब ब्रेकिंग रूल आप अप्लाई करिए, द शॉपकीपर आइदर ऑफर्ड। अब देखिए, यहाँ पे एक ग्रामर का रूल है, जो देखिए, आपका आइदर जो है, हमेशा आइदर एक कंजक्शन है, आइदर हो गया, एंड हो गया, बट हो गया, तो ये सब हमेशा कैसे लगते हैं, वर्ब के बाद इनका यूज होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, द शॉपकीपर ऑफर्ड आइदर टू एक्सचेंज, ठीक है ना। तो आइदर कहाँ पे होना चाहिए, वर्ब के बाद, ऑफर्ड के बाद इसका यूज होना चाहिए। तो किस पार्ट में इरर है, इरर इन पार्ट ऑफ ए, ठीक है ना, ए पार्ट में इरर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द चर्चिल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके सेंटेंस में वन ऑफ हो, तो उसके बाद कौन सा पीएसएस का रूल फॉलो होता है। मतलब वन ऑफ के बाद जो पहला सेंटेंस आएगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, फिर सिंगुलर, फिर सिंगुलर। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ये तो डिग्री है, ये क्या होना चाहिए, वार्स होना चाहिए, ठीक है ना, वार्स। एंड ये क्या होना चाहिए, लीडर हो जाएगा, ठीक है ना। सी पार्ट में इरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। वी शुड कीप सच पीपल एट एन आर्म लेंथ, ठीक है ना। एक्चुअली ये क्या है, एक ये इडियोमेटिक फ्रेज है, ठीक है ना, इडियोमेटिक फ्रेज है। और वो करेक्ट फ्रेज क्या है, वी शुड कीप सम पीपल, ऐसा है शायद, ये समवन एट एन आर्म लेंथ, ऐसा है शायद। वी शुड कीप समवन एट एन आर्म लेंथ।
तो ये इसका करेक्ट फ्रेज हो जाएगा। तो वी शुड कीप समवन एट एन आर्म लेंथ, तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में हो जाएगा, बी। देखिए यूपीएससी के अगर इंग्लिश पेपर में एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है तो उनमें से एक आपका फ्रेज वाला क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है ना। चलिए तो इसके किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ही डिड नॉट नो एज मच एज ही क्लेम्ड ही न्यू, ठीक है ना। आप इसको फिर से पढ़िए, ही डिड नॉट नो एज मच एज ही क्लेम्ड ही न्यू। देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेंस लगेगा, आपको यहाँ पे कहाँ पे डाउट होगा, सी पार्ट में डाउट होगा, और सी में ही एरर है। अब एरर क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहा है कि ही क्लेम्ड ही न्यू। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर कुछ वर्ड जैसे क्लेम्ड, तो क्लेम्ड के बाद आप फिर डायरेक्ट अगेन, क्लेम्ड के बाद आप टू यूज करते हो, ठीक है ना। अगेन आप यहाँ पे सब्जेक्ट ही यूज नहीं करोगे, ही क्लेम्ड टू न्यू। तो अब इसको पढ़िए आप, ही डिड नॉट नो एज मच एज ही क्लेम्ड टू न्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही नहीं होना चाहिए, तो ही को हम एलिमिनेट कर देंगे, ही क्लेम्ड टू द न्यू, ठीक है ना। ये हो जाएगा एरर इन पार्ट ऑफ सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दैट वाज वेरी डेंजरस, पास्ट टेंस में है, दैट वाज वेरी डेंजरस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपके सेंटेंस में कॉलम लग गया है, कॉलम लग गया है मतलब यहाँ पे ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये अब इसका आगे वाले सेंटेंस से कोई रिलेशन नहीं रह गया, मतलब इस सेंटेंस को यहाँ पे खत्म कर दिया गया। अगर यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया गया तो इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस को यहाँ पे खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। तो दैट वाज वेरी डेंजरस, यू माइट हैव बीन किल्ड, यू माइट हैव बीन किल्ड। देखिए हैव बीन लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। दैट वाज वेरी डेंजरस, यू माइट हैव बीन किल्ड, ठीक है ना। तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। माई फ्रेंड इज गोइंग टू ए मूवी एवरी वीक। देखिए जब आप टेंस पढ़ते हो, मैंने अपने मैराथन वीडियो में भी आपको टेंस पढ़ाया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, ठीक है ना, या फ्यूचर टेंस है। तो देखिए यहाँ पे हैबिट की बात हो रही है, ठीक है ना, हैबिट की बात हो या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो, ठीक है ना, तो ये सब कौन से टेंस पे आते हैं, ये सब आपके प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ये क्या, उसका फ्रेंड, माई फ्रेंड इज गोइंग टू ए मूवी एवरी वीक, उसका फ्रेंड हर एक वीक में मूवी देखने जाता है, तो ये क्या है, हैबिट है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, तो माई फ्रेंड यहाँ पे गोइंग नहीं होगा, ठीक है ना, माई फ्रेंड गोज टू ए मूवी एवरी वीक, ठीक है ना, टू भी हट जाएगा यहाँ पे, माई फ्रेंड इज गो हो जाएगा। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दे सिट एट द विंडो, दे सिट एट द विंडो एंड वॉच द ट्रैफिक। अब देखिए इसको आप पढ़िए, आपको कहाँ ऑब्जर्वनेस लग रहा है, तो ऑब्जर्वनेस आपको यहाँ पे लगेगा सी में भी हो सकता है आपको करेक्ट लगे, लेकिन मुझे ऑब्जर्वनेस लग रहा है किस पार्ट में, सी पार्ट में। इसको फिर से अगेन रीड करिए, ब्रेकिंग रूल अप्लाई करिए, क्या करिए, ब्रेकिंग रूल अप्लाई करिए। दे सिट ठीक है, एट द विंडो, देखिए एट द विंडो भी सही होगा, ठीक है, एट द विंडो एंड वॉच द ट्रैफिक। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉचिंग होना चाहिए, ठीक है ना, वॉचिंग द ट्रैफिक। आपने कभी सुना है क्या, वॉच द ट्रैफिक, वॉचिंग द ट्रैफिक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। तो एरर किस पार्ट में, सी पार्ट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आई स्टार्टेड अर्ली, पास्ट टेंस है, आई स्टार्टेड अर्ली फॉर द सेशन, फॉर द स्टेशन आई स्टार्टेड अर्ली फॉर द स्टेशन लेस्ट आई शुड नॉट मिस द ट्रेन। देखिए ये जो वर्ड लिस्ट है, थोड़ा इसके लिए ग्रामर का रूल पढ़ते हैं। जो वर्ड लिस्ट है, लिस्ट क्या है, एक निगेटिव मीनिंग देता है, ठीक है ना। जो वर्ड आपका लिस्ट है क्या देता है, निगेटिव मीनिंग देता है। तो अगर वर्ड लिस्ट निगेटिव मीनिंग देता है तो इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो अगर लिस्ट के साथ शुड का आप यूज कर सकते हो, करेक्ट है, लेकिन उसके बाद आप नॉट का यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। एक्चुअली लिस्ट क्या डिनोट करता है, फीलिंग ऑफ फियर, ठीक है ना, क्या डिनोट करता है, फीलिंग ऑफ फियर, मतलब कोई चीज़ गड़बड़ होने हो जाएगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगा, इस टाइप का। तो यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए, तो एरर किस पार्ट में है, सी। तो याद रखिएगा लिस्ट के साथ कभी नॉट नहीं आता, या लिस्ट के साथ आप इवन भी यूज नहीं करोगे, क्योंकि इवन भी आपका क्या, निगेटिव मीनिंग देता है, ठीक है ना। तो एरर किस पार्ट में है, सी। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आई वॉन्टेड टू सी, पास्ट में है, दैट वेदर दे। तो एक रूल है फ्रेंड्स, एक्चुअली ये इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आता है। रूल क्या है कि देखिए आप दैट का यूज हमेशा वेदर के बाद ही करोगे, ठीक है ना, वेदर के पहले आप दैट का यूज नहीं करोगे, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है ना, वेदर क्या डिनोट करता है, एक क्वेश्चनेबल सेंटेंस डिनोट करता है। तो आई वांटेड टू सी वेदर के बाद आप यूज कर सकते हो, वेदर दे हैड एक्चुअली रीड द नोट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे दैट का यूज
इररिलेवेंट है, तो यहाँ पे इरर किस पार्ट में हो जाएगा, इरर इन पार्ट ऑफ बी। अगले सेंटेंस पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दे मेड हिम ट्रेजर, they made him treasure because they considered him as honest and efficient. They made him treasure because they considered him as honest and efficient. ठीक है ना। तो आप इसमें भी आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इरर, क्योंकि थोड़ा ये ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग वर्ड है। तो देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है, दे मेड हिम ट्रेजर, उसने उसको ट्रेजर बनाया। ट्रेजर बनाया मीन्स एक अच्छी पोस्ट दी, ठीक है ना, एक अच्छे प्रोफेशन पे बनाया, अच्छे अच्छे ओहदे पर बैठाया। तो दे मेड हिम, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा है, दे मेड हिम ट्रेजर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप द का यूज करिए, ठीक है ना, दे मेड हिम द ट्रेजर, क्योंकि आप किसी आम नागरिक को, ऑर्डिनरी पर्सन को काफी स्पेशल बना रहे हो, ठीक, काफी अच्छे पोजीशन पे ले जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द यूज होना चाहिए। तो अगेन किस पार्ट में इरर हो जाएगा, इरर इन पार्ट ऑफ ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हैविंग फिनिश्ड द पेपर अर्ली। तो आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है कि हैविंग का यूज होगा राइट कि नहीं। तो देखिए हैविंग, अगर आपके वर्ड में हैविंग है तो हैविंग किस एज ए कैसे काम करता है, एज ए नाउन काम करता है, याद रखिएगा। तो ये सही है, हैविंग फिनिश्ड द पेपर अर्ली, ही केम आउट ऑफ द हॉल, ही केम आउट ऑफ द हॉल ऑलमोस्ट एन आवर बिफोर द बेल रैंग, ठीक है ना। तो फिर से पढ़ते हैं, हैविंग फिनिश्ड द पेपर अर्ली, ठीक है, यहाँ पे फिनिश्ड है, पास्ट है, पेपर अर्ली, ही केम आउट, ठीक है, ये भी पास्ट है, आउट ऑफ द हॉल, ही केम आउट, ऑफ का भी यूज सही है, ही केम आउट ऑफ द हॉल ऑलमोस्ट एन आवर, ऑलमोस्ट एन आवर बिफोर द बेल रैंक, बिफोर द बेल रैंक। तो ठीक है, करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द यंग मैन हैड नो मैनर। देखिए एक होता है आपका मैनर, वेट अ मिनट, माउस से लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। MANNER, एक होता है MANNER मैनर, एक होता है मैनर्स, MANNERS, ठीक है ना। अब देखिए मैनर और मैनर्स में क्या डिफरेंस है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। मैनर क्या बताता है, मैनर एक प्रोसीजर बताता है, मैनर क्या बताता है, एक प्रोसीजर बताता है, एक तरीका बताता है, जबकि मैनर्स क्या बताता है, मैनर्स डिनोट ऑलवेज बिहेवियर, मैनर ऑलवेज डिनोट बिहेवियर। तो जब अगर मैनर्स लिखा हो तो मतलब वो क्या किसी बिहेवियर की बात कर रहा है, और मैनर लिखा हो तो वो क्या बता रहा है, वो प्रोसीजर एंड तरीका बता रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, द यंग मैन हैड नो मैनर्स, नो मैनर्स। यहाँ पे क्या होना चाहिए, किस पार्ट में इरर है, सी पार्ट में, यहाँ पे मैनर्स होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि यहाँ पे बिहेवियर डिनोट कर रहा है ना आपका सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 17, नो न्यूज। तो अगेन वेरी फेमस एंड वेरी सिंपल सेंटेंस है। तो न्यूज क्या है आपका, न्यूज आपका सिंगुलर है, मैंने पढ़ाया भी है आपको मैराथन में। तो नो न्यूज इज होना चाहिए, नो न्यूज, न्यूज हो गया आपका, इंफॉर्मेशन हो गया, ये सब क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है ना। तो किस पार्ट में इरर है, बी पार्ट में इरर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, the work involved is almost impossible to cope with। देखिए कुछ लोगों को लगेगा कि कोप अप विथ, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि कोप के साथ आप यूज नहीं करोगे, रॉन्ग हो जाता है। कोप के साथ आप अप यूज नहीं करोगे तो ये रॉन्ग है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सही है, टू कोप विथ। द वर्क इन्वॉल्व इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कोप विथ। अब देखिए आपको यहाँ पे लगेगा कि देखिए यहाँ पे तो इन्वॉल्व है, पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका इज का यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो द वर्क इन्वॉल्व इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कोप विथ। तो एक्चुअली देखिए अगर आपके वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अगर आपके वर्ब का थर्ड फॉर्म है और उसके साथ इज एम आ रहा है, तो ये क्या डिनोट करता है, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डिनोट करता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डिनोट करता है, ठीक है ना। अब लेकिन देखिए आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो द वर्क इन्वॉल्व, ठीक है, इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कोप विथ। तो पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं अपन कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद आपका इज एम आर होना चाहिए, फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कोप विथ। तो ये करेक्ट है, ठीक है ना, तो इसमें कोई इरर नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली फ्रेंड्स मैंने इसको एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन इसके आंसर में मेरे को डाउट है, मैं इसमें नो इरर मार्क कर रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो या आपको ज़्यादा जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा इसके लिए, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 19, देयर इज नो प्लेस। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है देयर इज नो रूम होता है, ठीक है ना, नो रूम होता है, नो प्लेस नहीं होता। देयर अगर आप किसी कंपार्टमेंट की बात कर रहे हो, किसी सिनेमा हॉल की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे प्लेस नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, देयर इज नो रूम, ठीक है ना, देयर इज नो रूम। प्लेस क्या डिनोट करता है, प्लेस एक पर्टिकुलर जगह को डिनोट करता है, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर बिल्डिंग, ठीक है ना। देयर इज नो रूम और इन दिस कंपार्टमेंट, ठीक है ना। तो किस पार्ट मिरर है, बी पार्ट मिरर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी पोएट। शेक्सपियर इज ग्रेटर, इज लगा है ग्रेटर, ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर देन एनी पोएट। अब देखिए शेक्सपियर का कंपैरिजन क्या हो रहा है, ग्रेटर देन एनी पोएट, तो यहाँ पे एनी लगा दिया है, ठीक है ना, मतलब ये सभी पोएट से कंपेयर कर रहा है। तो शेक्सपियर इज ग्रेटेस्ट, सॉरी, ग्रेटर देन तो करेक्ट लग रहा है ना, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी पोएट। सेकंड डिग्री का मतलब थर्ड डिग्री का कंपैरिजन लग रहा है, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी पोएट। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा कंफर्म करता हूँ एक बार। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने कंफर्म कर लिया है, ठीक है ना, ये करेक्ट है। क्या होना चाहिए, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी पोएट, ठीक है ना, तो ये करेक्ट है, नो एरर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आई शुड हैव प्रिफर्ड टू गो बाई माई सेल्फ। आई शुड हैव प्रिफर्ड, आई शुड के बाद हैव है, ठीक है, प्रिफर्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बाई माई सेल्फ। आई आई शुड हैव प्रिफर्ड टू गो बाई माई सेल्फ, गो बाई माई सेल्फ। यहाँ पे माई सेल्फ भी करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी नो इरर है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये इन दोनों में कोई इरर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। द मिनिस्टर अनाउंस्ड कंपनसेशन फॉर द विक्टिम फ्रॉम, देखिए फ्रॉम नहीं होता, अगर एक्सीडेंट होगा तो वहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, ऑफ होगा। किस पार्ट मिरर है, सी पार्ट मिरर है। क्वेश्चन नंबर 23, द ऑस्ट्रेलियन टीम लूज्ड द मैच। लूज्ड नहीं होता फ्रेंड्स, लॉस्ट होता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, लॉस्ट होता है, तो बी पार्ट में इरर है। क्वेश्चन नंबर 24, ही टोल्ड अस दैट, ही हैड नॉट रीड द बुक। ही टोल्ड, पास्ट है, टोल्ड अस दैट ही हैड होना चाहिए, हैज नहीं होना चाहिए, ही हैड, ठीक है ना, सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 25, द कंपोजिशन कंटेंट इवन नो लेस देन 20 मिस्टेक। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, लिस्ट के साथ नो का यूज क्यों नहीं कर रहे थे अपन, क्योंकि वो दोनों निगेटिव मीनिंग देते हैं। लिस्ट भी निगेटिव मीनिंग देता है और आपका नो भी निगेटिव मीनिंग देता है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, आपका इवन भी कैसा मीनिंग देता है, इवन भी निगेटिव मीनिंग देता है और आपका नो भी निगेटिव मीनिंग देता है। तो यहाँ पे इवन क्या है, सुपरफ्लुअस है, अननेसेसरी है। इवन को रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, अब सेंटेंस को पढ़िए। द कंपोजिशन कंटेंट नो लेस देन 20 मिस्टेक, ठीक है ना, ये करेक्ट है। तो किस पार्ट में इरर है, बी पार्ट में। चलिए कुछ सिनोनिम्स के क्वेश्चन है, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। काफी सिंपल है, तो आप इजिली इसको सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एस्पायर, एस्पायर को आपने पढ़ा होगा ना, एस्पायरिंग, एस्पिरेशनल इंडिया, एस्पायरिंग स्टेट, ठीक है ना। एस्पायर मीन्स क्या होता है, टू एम्बिशन, एस्पायर मीन्स डिजायर या वंस होप्स या लॉन्ग फॉर टू, यू वांट टू बीकम टू समथिंग। तो एस्पायर मतलब क्या होता है, आपकी एक आकांक्षा है, डिजायर है। वंस होप्स टू, ठीक है ना। तो ब्रीथ तो नहीं होगा, ऑलरेडी एलिमिनेशन मेथड का फॉलो करिए, ब्रीथ नहीं होगा, टेयर्स नहीं होगा, थॉर्न भी नहीं होगा, होप फॉर इज द करेक्ट आंसर फॉर एस्पायर मीन्स यू वांट टू बीकम समथिंग, यू वांट टू अचीव समथिंग, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 27, सीक्वल, सीक्वल मीन्स एंडिंग नो, बिगिनिंग नो, कंटिन्यूएशन। सीक्वल, आप बोलते हो ना कि इस मूवी का सीक्वल आ रहा है, मतलब उस मूवी का कंटिन्यू आ रहा है, कंटिन्यूएशन हो रहा है, उस मूवी का कंटिन्यूएशन हो रहा है, वो स्टोरी है खत्म नहीं हुई, ठीक है ना, उसी स्टोरी का पार्ट 2 आ रहा है, कंटिन्यूएशन हो रहा है, ठीक है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। परपेचुअल, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, परपेचुअल मीन्स नेवर एंडिंग, एवर लास्टिंग। तो क्या हो जाएगा, रियल नो, मिस्टेकन नो, पेनफुल नो, क्या हमारे पास बचता है, कांस्टेंट। एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप यूपीएससी के थ्रू पूछे गए सिनोनिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो। एसेंट, एसेंट मीन्स क्या होता है, एग्री, यू आर एग्री विथ समथिंग। तो डिस्पैच नो, क्लाइंब नो, फ्लेवर नो, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज द राइट आंसर फॉर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफियंस, डेफियंस मीन्स यू आर क्रिएटिंग रेजिस्टेंस, यू आर डिसऑबेइंग। तो क्या होगा, अटैक नहीं, डिसऑबीडियंस, ठीक है, प्रोटेक्शन नहीं, साइनेस नो। तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर डिसऑबीडियंस,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्टिलिटी क्या लिखा है, हॉस्टिलिटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉस्टिलिटी? हॉस्टिलिटी मीन्स यू आर इन एनमिटी, एनमिटी, हॉस्टिलिटी मीन्स एनमिटी, ठीक है, दुश्मनी है आपकी किसी से, जिसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफी सिंपल है फ्रेंड्स। ट्रिप ऑलरेडी प्लान होगा नहीं, डिजाइन होगा नहीं, प्रेस होगा नहीं, जर्नी होगा, ठीक है ना। जेलस, इनवियस, डिफेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्ट? इज डिफेक्ट मीन्स broken, something is not useful, defected, truth, deception, shortcoming. तो shortcoming is the correct synonyms for defect, shortcoming is the correct synonyms for the defect, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कॉन्फिडेंट, फुल होगा नहीं, फ्रेंडली होगा नहीं, श्योर होगा, सेक्रेट तो होगा नहीं, तो करेक्ट है ऑप्शन सी। कंडेमेंट मीन्स सेंश्योर, आप किसी का कंडेमेंट करो, अप्रूव होगा नहीं, क्वालिफाई होगा नहीं, डिसअपियर होगा नहीं, सेंश्योर। इंडिफरेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंट? इंडिफरेंट मीन्स अनकंसर्न्ड, अनकंसर्न्ड अबाउट, अनकंसर्न्ड अबाउट मीन्स आप किसी के लिए अनकंसर्न्ड हो, किसी के लिए आप कोई चिंता नहीं कर रहे हो, कैजुअल हो, हीडलेस ऑफ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? सिमिलर, वेरियस, अनकंसर्न्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए कुछ एंटोनिम्स के भी 4-5 क्वेश्चन, उनको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है ना। फ्रेश, फ्रेश सॉफ्ट होगा नहीं, श्योर होगा नहीं, स्टेल, तो फ्रेश का क्या हो जाएगा? स्टेल, स्टेल इज द एंटोनिम। व्हाट इज द फ्रेश? द फ्रेश मीन्स ताजा है, तो स्टेल मीन्स क्या है? अभी थोड़ा पुराना हो गया, ठीक है ना। स्टेल, पुराना मीन्स ऐसा नहीं कि पुराना, एक्चुअली फ्रेश मीन्स एक्चुअली लाइट, प्रिपेयर इन वेरी लेस ऑफ टाइम, very frequent, and still means after long, belonging from long time, okay। तो इसका जो राइट आंसर होगा still। डिनाई का क्या होगा? डिनाई का एक्सेप्ट हो जाएगा, चीयरफुल का सैड हो जाएगा, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मीन्स आपके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, फ्लुएंस है, एफ्लुएंस है, ठीक है ना, तो उसका क्या हो जाएगा? पुवर्टी। फॉरबिड, मास्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास्टर? फॉलोअर, नो, स्लेव नो, बॉस, कंपेनियन और बॉस। कंपेनियन मीन्स क्या होता है? आपका कलीग होता है, तो बॉस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉरबिड, फॉरबिड का मीन्स मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, फॉरबिड किससे रिलेटेड है? फॉरबिडन से। आप किसी को फॉरबिड कर रहे हो, किसी को डिसअलाउ कर रहे हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका? परमिट। क्रिएट, डिस्ट्रॉय, टिमिड, अब देखिए टिमिड का या तो बोल्ड होगा या तो बैशफुल होगा, बोल्ड और बैशफुल, तो इसमें आप दोनों को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। मैं बोल्ड को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना, वेरी बोल्ड, वेरी टिमिड, वेरी बोल्ड, ठीक है ना। तो चलिए ये पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमने यहाँ पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एरर डिटेक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो मे बी आपके लिए ये लेक्चर हो हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके साथ ये वीडियो बंद करते हैं और आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।